नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका आपके अपने चैनल साइंस ग्रुप बलवंत पे। और आज हम पढ़ने वाले हैं बहुत ही अच्छा सा प्यारा सा हमारा सब्जेक्ट स्टार्ट होने वाला है। सभी को एक प्यारी सी राम राम के साथ हम शुरुआत करेंगे। बहुत ही अच्छा हमारा सब्जेक्ट रहने वाला है, क्योंकि इसमें हम पढ़ने वाले हम बहुत ही अच्छी अच्छी चीज़ें हैं जो आपके एग्ज़ाम के अंदर आएगी। एग्ज़ाम से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट एग्ज़ाम से रिलेटेड रहने वाली है, एग्ज़ाम के लिए बहुत इम्पोर्टेंट रहने वाली है, ये आपको पता ही है। ठीक है, क्योंकि जो पढ़ाया जाता है वो बहुत मस्त तरीके से पढ़ाया जाता है और बहुत बढ़िया तरीके से पढ़ाया जाता है। ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे फिजिक्स। क्या शुरुआत करेंगे? फिजिक्स की शुरुआत करेंगे। और फिजिक्स के अंदर हम शुरुआत करेंगे प्रकाश या ऑप्टिक्स या प्रकाशिकी या लाइट कह सकते हो आप, है ना। तो उनकी शुरुआत करेंगे। ठीक, बंद तो कर देना। ठीक, तो हम किसकी शुरुआत करने वाले हैं? प्रकाश, ऑप्टिक्स, सबसे प्यारा चैप्टर आपका, जिसे हम प्रकाशिकी कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रकाशिकी, यानी प्रकाश के बारे में जानना, प्रकाश के व्यवहार व गुणों के बारे में जो बताता है, यानी भौतिक विज्ञान की वह शाखा जो प्रकाश के गुण, व्यवहार, उसका संगठन, संरचना, ठीक है, उसके व्यवहार के बारे में जो बताता है, किस किस प्रकार से क्या होता है, तो वो हमारा प्रकाशिकी कहलाता है। यानी प्रकाशिकी एक अध्ययन करने की ब्रांच है, या एक आप कह सकते हो एक क्या है, ऐसी शाखा है जिसमें प्रकाश के बारे में जानने, प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का अपवर्तन, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण, पूर्ण आंतरिक परावर्तन, अपवर्तन, विवर्तन, व्यतिकरण, ध्रुवीकरण, ये सारी चीज़ें जो हमें हैं, प्रकाश की चाल, ये किस में देखने को मिलती है, किससे हम जान पाते हैं? तो हमारी एक शाखा है प्रकाशिकी, उससे हम जान पाते हैं प्रकाश क्या है। ठीक है, और ये चैप्टर क्या रहने वाला है? पूरा का पूरा लाइट पे, प्रकाश पे, अपवर्तन, परावर्तन, उत्तल लेंस, उत्तल दर्पण, उत्तल अवतल दर्पण, अवतल लेंस, समतल लेंस, समतल दर्पण, है ना, इनके बारे में रहने वाला है। तो प्रकाश क्या है, हमें ये जानने को मिलता है। प्रकाश एक ऊर्जा है जो हमें दृश्य प्रदान करवाती है। क्या करवाती है? दृश्य प्रदान करवाती है। यानी एक ऐसी ऊर्जा जो हमें देखने लायक बनाती है, हमारे आँखों को, जिसके बिना देखना संभव ही नहीं है। वो ऊर्जा कौन सी है? प्रकाशीय ऊर्जा या प्रकाश ऊर्जा है। जो ऊर्जा का नाम क्या है? प्रकाश या लाइट है। ठीक है ना, यानी ऐसी ऊर्जा जो हमें देखने लायक बनाती है। ठीक है, कौन सी ऊर्जा है? विद्युत चुम्बकीय ऊर्जा है। कौन सी ऊर्जा है? विद्युत चुम्बकीय ऊर्जा है। यानी हम जो भी देख पाते हैं वो किसके कारण? प्रकाश के कारण। जो चीज़ें प्रकाश पे पड़ती है और प्रकाश से परावर्तित हो गई, यानी ये आप मार्कर भी देख पा रहे हो, तो मार्कर पे प्रकाश पड़ रहा है, प्रकाश फिर आपकी आंखों में पड़ रहा है, तब आपको क्या है? ये मार्कर दिखाई देता है। यानी परावर्तित होकर आपकी आंखों में जाती है किरण, तब दिखाई देता है। अगर ऐसा न हो, भी प्रकाश आए न, इस पर न पड़े, तो आपको कुछ भी दिखाई नहीं देगा। तो एक ऐसी ऊर्जा जो हमें सभी वस्तुओं को देखने के लायक बनाती है या दृश्य प्रदान करवाती है, उसे प्रकाश कहते हैं। प्रकाश एक ऊर्जा है और विद्युत चुम्बकीय ऊर्जा है। कौन सी ऊर्जा है? विद्युत चुम्बकीय ऊर्जा है। ठीक है, प्रकाश नॉर्मल सी बात होगी, एक विद्युत चुम्बकीय ऊर्जा है। प्रकाश जो है वो क्या है? प्रकाश की तरंग दैर्ध्य है। प्रकाश की तरंग दैर्ध्य कितनी होती है? तो 3900 एंगस्ट्रॉम से लेकर 7800, डबल कर लो, एंगस्ट्रॉम तक होती है। अगर आपको पता है तो वेव लेंथ यानी तरंग दैर्ध्य, वेव लेंथ तरंग की कितनी लंबाई है,
ठीक है, उसमें मापने के लिए इसको लिखा जाता है लेमडा से। क्या से लिखा जाता है? लेमडा से लिखा जाता है, ठीक है। और इसकी जो इकाई होती है, तरंग दैर्ध्य की जो इकाई होती है, वो एक तो आपकी एंगस्ट्रॉम होती है, ठीक है, और एक नैनोमीटर भी होती है। क्या होती है? नैनोमीटर में भी मापते हैं, ठीक है। एंगस्ट्रॉम जो होता है ना, उसको ए से डिनोट करते हैं, और इसको हम क्या करते हैं? एनएम से करते हैं। क्लियर हुई बात? ठीक है, यानी तरंग दैर्ध्य क्या है? लैम्डा में लिखते हैं। इसकी यूनिट जो है, इकाई जो है, वो क्या है? एंगस्ट्रॉम और नैनोमीटर है। और एंगस्ट्रॉम, एक एंगस्ट्रॉम बराबर होता है 10⁻10 मीटर के बराबर होता है, ये भी याद रख लेना। और ये एक नैनोमीटर, नैनो मतलब 9, 10⁻9 मीटर के बराबर होता है, ये भी याद रख लेना, ठीक है। अगर मैं कह दूं प्रकाश, विजिबल लाइट जो है, आप कह दो विजिबल लाइट, दृश्य प्रकाश जो है लाइट, उसकी तरंग दैर्ध्य कितनी है? तो 3900 से लेकर 7800 एंगस्ट्रॉम होती है। अगर वो नैनोमीटर में पूछना चाहे तो 390 नैनोमीटर, 780 नैनोमीटर तक होती है। क्योंकि -9 है, यहाँ 10 है, तो ये थोड़ा सा क्या हो गया? छोटा हो गया, ठीक है ना। क्योंकि नैनोमीटर क्या होता है? एंगस्ट्रॉम से बड़ा होता है। क्योंकि माइनस की पावर अगर बड़ी है तो वो संख्या छोटी होगी, ये आपको पता ही होना चाहिए। क्योंकि माइनस अगर 1 है, मैं 10-1 लिखूं तो इसका मतलब क्या है? 1/10 है। और अगर 10, ठीक है ना, 1/10 है। अगर मैं -2 लिखूं तो इसका मतलब 1/10 की पावर 2 है। समझ में आई बात क्या? ठीक है, तो ऊर्जा दृश्य प्रदान करते हैं एंगस्ट्रॉम, तरंग दैर्ध्य है। तो तरंग दैर्ध्य, तो इससे हमें यह भी पता है, ये प्रकाश क्या होती है? एक प्रकार की तरंग होती है। क्या होती है? तरंग है, वेव है। कौन सी तरंग है? विद्युत चुम्बकीय तरंग है, विद्युत चुम्बकीय तरंग है, विद्युत चुम्बकीय तरंग है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, ठीक है, याद रखना। तरंग कौन सी है? तो प्रकाश एक तरंग है, प्रकाश तरंग है, प्रकाश एक तरंग, ठीक है ना। तरंग भी है और कण भी है, दोनों बताएंगे हम। ड्यूल नेचर ऑफ लाइट, यानी प्रकाश का दोहरी प्रकृति भी हम जिक्र करेंगे। उससे पहले हम दो बातें और क्लियर कर लेते हैं कि तरंग दैर्ध्य अगर है तो तरंग भी है, ठीक है। ये आपको पता भी होगा, 3900 एंगस्ट्रॉम से जिसकी कम वेवलेंथ होती है वो अल्ट्रावायलेट रे होती है, और 7800 ज़्यादा होती है वो इंफ्रारेड रेज होती है। और ये विजिबल रे है, ठीक है। जो विद्युत चुम्बकीय तरंगे हैं उनमें से एक विजिबल यानी दृश्य प्रकाश होता है, वो भी कौन से में आता है? विद्युत चुम्बकीय तरंगों में आता है। जैसे इंफ्रारेड भी विद्युत चुम्बकीय तरंगों में आती है, एक्सरे, ठीक है ना, गामा रे आपकी, ठीक है। उसके बाद आपका माइक्रोवेव, उसके बाद रेडियो तरंगे, ये सारी की सारी क्या है? विद्युत चुम्बकीय तरंगे होते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती हैं, ठीक है। तो ये विद्युत प्रकाश भी उसमें से एक है, जिसकी तरंग दैर्ध्य कहाँ से कहाँ तक है? ये है। और 7800 भी किसकी होती है? 3900 किसकी होती है? वो रंग करेंगे जब हम पढ़ लेंगे, टेंशन मत लेना। और विद्युत चुम्बकीय तरंगे सारी की सारी क्या होती है? अनुप्रस्थ तरंगे होती है। क्या होती है? अनुप्रस्थ, ट्रांसवर्स वेव होती है, ठीक है। विद्युत चुम्बकीय तरंगे सारी के सारी अनुप्रस्थ तरंगे होती है। और अनुप्रस्थ तरंगे क्या है? विद्युत चुम्बकीय तरंगे हैं सारी की सारी, ठीक है ना। सॉरी, विद्युत चुम्बकीय तरंगे अनुप्रस्थ तरंग के हैं। तो आप सीधा कह सकते हो प्रकाश एक विद्युत चुम्बकीय तरंग है। ऑप्शन में ना मिले तो आप क्या कहोगे? प्रकाश एक अनुप्रस्थ तरंग है। कौन सी तरंग है? अनुप्रस्थ तरंग है, ट्रांसवर्ज वेव है। क्लियर है? तो तरंग है। और विद्युत चुम्बकीय तरंगे होती है, उन्हें माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। क्या नहीं होती? चलने के लिए, गति करने के लिए, गमन करने के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। अगर उसको चलना है, आवश्यकता नहीं होती, ठीक है ना। किसके लिए? चलने के लिए, या गमन करने के लिए, या ट्रेवल करने के लिए, किसको आवश्यकता नहीं होती? दो क्वेश्चन क्लियर करवा रहा हूँ आपके। विद्युत चुम्बकीय तरंगों को माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। माध्यम का मतलब यहाँ से समझो, ठीक है। वायु क्या माध्यम है? हवा क्या माध्यम है? एक ही बात है ना। जल क्या माध्यम है? ठीक है ना। कोई चीज़, कांच क्या माध्यम है? हीरा क्या माध्यम है? ये माध्यम है, ये माध्यम, ये माध्यम, ये माध्यम, ये माध्यम, ये माध्यम,
ठीक है। अब जहाँ कोई माध्यम नहीं है उसे हम निर्वात कहते हैं, वैक्यूम कहते हैं। क्या कहते हैं? वैक्यूम कहते हैं। अब वायु में चल सकती है वो तरंगे, यांत्रिक तरंगे भी हो सकती है, विद्युत चुंबकीय तरंगे भी हो सकती है। हवा में चल सकती है यांत्रिक तरंगे, जल में चल सकती है कांच, हीरा। यांत्रिक और माध्यम के अंदर तो दोनों ही चल सकती है, विद्युत चुंबकीय तरंगे और यांत्रिक तरंगे, मैकेनिकल वेव जो होती है वो भी चलती है। लेकिन इनके अलावा जहाँ और भी ट्रेवल कर सकती है उस तरंग का नाम है विद्युत चुंबकीय तरंग। यानी जो बिना माध्यम, किसी भी जहाँ माध्यम नहीं है वहाँ भी चल सके तो उसे हम क्या कहते हैं? निर्वात कहते हैं। और वो विद्युत चुंबकीय तरंगे ही है जो चल सकती है, निर्वात। ठीक है, यानी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती तो आप कह सकते हो निर्वात में जो गमन कर सकती है, निर्वात में भी चल सकती है। ठीक है, तो उन तरंगों को हम क्या? विद्युत चुंबकीय तरंगे कहते हैं। और प्रकाश भी निर्वात में चल सकता है, इसलिए विद्युत चुंबकीय तरंग है। अनुप्रस्थ तरंग है, माध्यम की आवश्यकता प्रकाश को भी नहीं होती चलने के लिए, निर्वात में भी चल सकता है। ठीक है, निर्वात में भी चल सकता है। तो ये प्रकाश की ही बात हो रही है, लेकिन दो क्वेश्चन क्लियर हो रहे हैं, विद्युत चुंबकीय तरंग के भी और प्रकाश के भी। क्लियर है? देखो, यानी प्रकाश एक तरंग है, विद्युत चुंबकीय तरंग है, अनुप्रस्थ तरंग। विद्युत चुंबकीय तरंगे वो तरंगे हैं जो निर्वात में या बिना माध्यम के हिसाब से भी चल सकती है। बिना माध्यम के साथ विद्युत चुंबकीय तरंगे चल सकती है। तो प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग है जो किसी भी माध्यम के बिना भी चल सकती है, यानी बिना माध्यम के चल सकती है। तो वो निर्वात में भी चल सकता है। हाँ जी, निर्वात में भी गमन कर सकता है, ट्रेवल कर सकता है, वैक्यूम के अंदर भी। ठीक है, तो प्रकाश मैंने फिर बताया, प्रकाश कैसी तरंग है? अनुप्रस्थ हो गई। कैसी तरंग है? विद्युत चुंबकीय तरंग है। क्लियर करना जरूरी है आपको, मैं बता दूं। प्रकाश कैसी तरंग है? अनुप्रस्थ तरंग है। क्या प्रकाश को चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है? कोई ज़रूरी नहीं, क्योंकि विद्युत चुंबकीय तरंग है, माध्यम में चल तो सकता ही है। ठीक है, माध्यम में चल सकता है। यानी ये क्या निर्वात में चल सकता है, वैक्यूम में? हाँ जी, चल सकता है। तो निर्वात में प्रकाश की चाल, प्रकाश की चाल बताइए। निर्वात में प्रकाश की चाल बताइए। निर्वात में प्रकाश की चाल बताइए। निर्वात में प्रकाश की चाल मापी थी किसने? सबसे पहले प्रकाश की चाल मापने वाले वैज्ञानिक थे रोमर, बृहस्पति के उपग्रह, उनके मतलब बीच में ग्रहण लगने वाला है उस समय को देखते हुए रोमर नामक वैज्ञानिक जो थे उन्होंने मापी थी। ठीक है, लेकिन हमें इतना याद करना है, रोमर ने नापी थी। और प्रकाश की चाल निर्वात में कितनी होती है? निर्वात में होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। आप ऐसे कह सकते हो 3 × 10⁵ किलोमीटर पर सेकंड। आप ऐसे भी कह सकते हो 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड। एक ही बात है सारी। ठीक है, 10⁸, 8 का मतलब 10 के पीछे 1 के पीछे 8 जीरो, यानी ये हो गया। 5 का मतलब 3 के पीछे 5 जीरो, 5 जीरो होते हैं उसे लाख बोलते हैं, तो 3 लाख। यहाँ पे किलोमीटर 3 जीरो कहा जाता है, 10⁻³ का मतलब किलोमीटर के बराबर होता है। ये बात आपने पढ़ रखी होगी, और न पढ़ी तो हम कहीं ना कहीं आपको पढ़ा देंगे, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अपने पे विश्वास रखिए, आप बहुत अच्छे से पढ़ाएंगे आपको। अगर आपने विश्वास किया है तो आपने वीडियो देखी भी होगी, जैसे आपने पॉलिटी पढ़ाई है, जैसे आपने कुछ केमिस्ट्री के लेक्चर भी डाल रखे हैं, कुछ आपने बायोलॉजी तो पूरी करवा रखी है यार, रेगुलर लेक्चर चल रहे हैं। नहीं यार, क्यों कर रहे हो ऐसे, है ना? ठीक है, तो उसके बाद कहीं से भी पढ़ोगे तो उससे कम ही मिलेगा, मेरे को नहीं लगता उससे ज़्यादा आपको मिल जाएगा। ठीक है, दूसरी बात, ज़्यादा और कम मिलने का भी जाए कुछ भी हमें पता नहीं है, लेकिन आपको समझाया गया है ना, जो टाइम लगा के समझाते हैं एक एक चीज़, वो आपको इम्पोर्टेंट चीज़ मिलेगी, वहाँ पे भी आपको समझ में आ जाएगा। उसके बाद आपको कुछ भी याद करने की ज़रूरत नहीं रहेगी, रट्टा मारने की जो स्कीम आपकी रहती है वो ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि आप पढ़ना शुरू कर दोगे, उसके बाद आप समझना शुरू कर दोगे, और समझ में जो चीज़ आ जाती है वो वर्षों तक याद रहती है। ठीक है, ये हो गया। देख कितना प्यारा लिखता हूँ मैं ना। अब देखो चाल पे बात करेंगे, चाल पे बात करेंगे। ठीक है, चाल मस्तानी पे बात करेंगे, है ना? चाल मस्तानी से बात करेंगे।
प्रकाश की चाल, स्पीड ऑफ लाइट। देखो यहाँ से समझने वाले क्या चीज़ें हैं। प्रकाश की चाल, प्रकाश की चाल, ठीक है। अब वीडियो देखो नहीं देखो ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, ठीक है, क्योंकि व्यू इम्पोर्टेंट नहीं है अपने लिए। अपने लिए इम्पोर्टेंट है कमेंट। अगर आपको पसंद आती हो तो रियल में, और फिर भी आप कमेंट नहीं करते हो तो मेरे हिसाब से मैं वो बंदा होगा जो कितने कम व्यू आने पे भी आपको कितने महीनों से रेगुलर वीडियो दे रहा हूँ। और ये नहीं है कोई कंजूसी होगी, रेगुलर वीडियो आती है, 2 घंटे तो लगते ही होंगे कम से कम वीडियो बनाने में, डेली वीडियो। तो आप 1 सेकंड भी नहीं निकाल सकते कमेंट करने के लिए भी। अच्छी है बुरी है कुछ भी लिखो यार, लिखो तो सही, लिखो तो सही। बुरा है बुरा लिखो, अच्छा है अच्छा लिखो, आप बताओ तो सही ना कमी कहाँ पे है, हमें क्या पता चलेगा। इग्नोर करके मत जाया करो, ठीक है। पूरी वीडियो देखते हो फिर भी कमेंट नहीं करते, पूरी वीडियो देखते हो फिर भी कमेंट नहीं करते, यानी रियल में जो टीचर कहते हैं उसका मुझे यहाँ पता चलता है भी फ्री में लोगों को कुछ भी दे दिया जाए उसकी कदर नहीं होती, ठीक है ना। आपको कितना भी अच्छा पढ़ा के चला जाए फ्री में कोई, आपको उसकी कदर नहीं होती। वही कोर्स आपको 10,000 2,000 5,000 500,000 लेके जब पढ़ाया जाता है ना, तो आप कदर भी करते हो, कमेंट भी करते हो, राम राम भी करते हो, जय राम भी करते हो, सब कुछ करते हो वहाँ पे, है ना। नमस्ते सर, ये सर वो सर। लेकिन यहाँ पे कुछ नहीं है, क्योंकि ये चीज़ आपको फ्री में मिल रही है, उसकी आपको पता नहीं है, बस इसकी कीमत पता नहीं है। कीमत पता जब होती है जब आप पेड में आओगे ना, ठीक है। तो एक मास्टर को ऐसा मत बनाया करो यार, आप भी वो मजबूर हो जाए ऐसा करने के लिए। कमेंट तो कर ही सकते हो, वीडियो देखते हैं मुझे पता है, ये थोड़ी अभी देखता नहीं, ना देखता तो मैं बनाता ही नहीं। तो प्रकाश की चाल, प्रकाश की चाल क्या है? तो चाल जो होती है वो किसके बराबर होती है? तो चाल बराबर है, क्योंकि ये तरंग है तो आवर्ती गुणा तरंग दैर्घ्य, तरंग दैर्घ्य क्या नाम है ये, वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी गुणा वेवलेंथ यानी लैम्डा लिख लो, ठीक है। जो स्पीड है वो किसके बराबर है? स्पीड ऑफ लाइट जो है फ्रीक्वेंसी और तरंग दैर्घ्य के बराबर होती है, ठीक है। गुणा दोनों की जाए तो। पर एक बात याद रखना, जब भी एक बात या क्या कहता है, देखो यहाँ पे लिखाता हूँ मैं, माध्यम बदलने पर, माध्यम बदलने पर प्रकाश की चाल, प्रकाश की चाल बदल जाती है, ठीक है। माध्यम बदलने पर प्रकाश की चाल बदल जाती है। देखो माध्यम बदलता है तो प्रकाश की चाल बदलती है, माध्यम बदलता है तो प्रकाश की चाल बदलती है, माध्यम बदलता है तो प्रकाश की चाल बदलती है। अरे आप पे लगा के देख लो, आपको समतल एक तो टिब्बे में चलाया जाए माध्यम बदल गया, एक सड़क पे चलाया जाए, एक कच्ची रेत में चलाया जाए, एक कीचड़ में चलाया जाए, चाल बदलती नहीं बदलती? उसी प्रकार प्रकाश की बदल जाती है भैया, ठीक है ना। तो माध्यम बदलने पर, माध्यम जब बदलता है यानी जो भी माध्यम बदलेगा, अगर वायु से प्रकाश कांच में जा रहा है या कांच से वायु में जा रहा है, माध्यम बदल गया ना। वायु एक अलग माध्यम है, कांच एक अलग माध्यम है, जल एक अलग माध्यम है, ठीक है ना, हीरा एक अलग माध्यम है, लाइनोन अलग माध्यम है। तो हर जगह पारदर्शी वस्तुओं के अंदर ही चलेगी, ये तो पता है आपको प्रकाश, अपारदर्शी में तो चलेगा नहीं। अगर अपारदर्शी में कोई माध्यम बदलता है तो प्रकाश की चाल बदलती रहती है, किसी में कम किसी में ज़्यादा, किसी में कम किसी में ज़्यादा, ठीक है ना। तो उसे हम बोलते हैं माध्यम बदलने पर, मीडियम जो चेंज होता है तो जो स्पीड ऑफ लाइट है उसके अंदर भी चेंजिंग आएंगे, नॉर्मल सी बात है, ठीक है। तो मीडियम, उसका कारण क्या है? अब देखो चाल तो ये है, इनका दोनों का गुणनफल है, ठीक है। मैं कह दूं फ्रीक्वेंसी 2 है और तरंग दैर्घ्य 3 है, तो चाल कितनी? आप कहोगे 6। मैं कह दूं ये 4 है तो आप कहोगे जी चाल 8। मैं कह दूं ये 9 है, आप कहोगे जी 18। मैं कह दूं ये 1 है तो आप कहोगे जी चाल 2। समझे? यानी कुछ तो बदल रहा होगा, तभी तो चाल बदल रही होगी दोनों में से, यानी या तो आवर्ती बदल रही होगी या तरंग दैर्घ्य बदल रही होगी। तो नोट करके एक बात लिख लो, आवर्ती कभी नहीं बदलती है, माध्यम बदलने पर आवर्ती नहीं बदलती है। माध्यम बदलने पर, माध्यम बदलने पर
पर आवृत्ति नहीं बदलती है। तो आवृत्ति नहीं बदलती है भैया, तो एक को तो बदलना पड़ेगा। अरे आवृत्ति तो नहीं बदली, ठीक है ना। कौन बदला फिर तरंगदैर्घ्य, वेवलेंथ बदला, लैम्डा बदला, लैम्डे में चेंजिंग आ गया भाई। तो मैंने इसलिए इसको कांस्टेंट रखा था और इसको क्या किया था, बदला था। अगर दोनों में से एक कोई बदल रहा है तो ये बदला है तो चाल बदलेगी, यानी तरंगदैर्घ्य ज़्यादा होगी तो चाल क्या हो जाएगी, ज़्यादा। तरंगदैर्घ्य का मान कम हो जाएगा तो चाल क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो आप कह सकते हो तरंगदैर्घ्य माध्यम के साथ तरंगदैर्घ्य बदलती है, माध्यम के साथ तरंगदैर्घ्य बदलती है। तरंगदैर्घ्य ही कह रहा हूँ भाई साहब मैं, दे दे मेरे से नहीं हो रहा, बदलती है, ठीक है ना। तो इस बात को भी याद रखोगे आप। माध्यम बदलेगा तरंगदैर्घ्य, तरंगदैर्घ्य का मान ज़्यादा, चाल ज़्यादा, चाल क्या हो जाती है, ज़्यादा। तरंगदैर्घ्य ज़्यादा, चाल स्पीड बढ़ जाएगी। तरंगदैर्घ्य का मान कम, चाल कम, ये मान हो जाता है, ठीक है ना। माध्यम बदलता है, चाल बदलती है, माध्यम बदलता है, चाल बदलती है। तो इस बात को मैं साफ कर दूंगा मेरे हिसाब से। इसको अगर मैं साफ कर दूंगा तो आपको और कुछ भी समझा पाऊंगा यहाँ पे, ठीक है ना। चाल किस पे निर्भर करती है, तो ये तरंगदैर्घ्य कब ज़्यादा होता है कब कम होता है, इसका कारण इसको हमें जानना पड़ेगा भाई, ठीक है, जानना पड़ेगा। मैं बताऊंगा आपको किस किस में कितनी कितनी चाल होती है, आप टेंशन मत लेना, ठीक है ना। देखो, और प्रकाश की चाल किस पे निर्भर करती है, तरंगदैर्घ्य पे तो निर्भर करती है, अपवर्तनांक सूचकांक पे, अपवर्तनांक सूचक पे भी निर्भर करती है, ठीक है। रिफ्लेक्टेड या इंडेक्स ऑफ रिफ्लेक्शन या रिफ्लेक्टेड इंडेक्स जो है उस पे निर्भर करती है, यानी अपवर्तनांक। जिसका अपवर्तनांक ज़्यादा होगा, जिसका क्या होगा, ज़्यादा होगा, या सीधा लिख दूँ, जिसका अपवर्तनांक सूचकांक ज़्यादा होगा उसके अंदर चाल कम होगी, उसके अंदर क्या होगी, चाल कम होगी, उस माध्यम के अंदर चाल कम होगी। जिस माध्यम का सूचकांक कम होगा उसके अंदर चाल क्या होगी, ज़्यादा होगी, ठीक है, उसमें क्या होगी, ज़्यादा होगी। दो बातें याद लिख लो, अब समझा मैं अपने आप दूंगा। ये होता क्या है, ये होता है आपका निर्वात में चाल, निर्वात में प्रकाश की चाल, निर्वात में प्रकाश की चाल बटे में क्या होता है, माध्यम में प्रकाश की चाल, माध्यम में प्रकाश की चाल। तो उसको हम क्या बोलते हैं, माध्यम में प्रकाश की चाल और दोनों का अनुपात है उसे अपवर्तनांक सूचकांक बोलते हैं, यानी इंडेक्स ऑफ रिफ्लेक्शन बोलते हैं। यानी निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी है और माध्यम में, उस माध्यम में प्रकाश की चाल कितनी है। जिस माध्यम का अपवर्तनांक सूचकांक निकालना है वहाँ पे हम निर्वात की चाल को किससे भाग दे देंगे, उस माध्यम में चाल, प्रकाश की चाल से भाग दे देंगे। तो क्या आ जाएगा उसका, ये आ जाएगा। अगर वो आता है ज़्यादा तो क्या हो जाएगा, उसमें चाल कम मिलेगी, और अगर वो आता है कम तो प्रकाश की चाल क्या मिलेगी, ज़्यादा मिलेगी। ये बातें भी अलग अलग तरीके से समझेंगे, इस बात को आप लिख लेना। ये क्या होता है, ये होता है, ठीक है। तो ये क्या होता है, ये होता है। सारी इंपॉर्टेंट बातें कहीं ना कहीं काम आती रहेगी। अभी ये चाल, ये वगैरह वगैरह सबको मिक्स कर देंगे अपन और अपना खिचड़ी बना देंगे ना, और खिचड़ी बना के फिर एक एक को अलग करके मज़े ले लेंगे खा के। फिर दही मिलाएंगे खिचड़ी में, खिचड़ी में दही मिलाएंगे, ठीक है, फिर खिचड़ी खाएंगे। और बहुत जल्दी पच जाते हैं खिचड़ी, आपको पता है, पौष्टिक भोजन भी है। क्लियर है। लाइट, फिर मैं बात करता हूँ चाल की, क्योंकि आप तो बात करेंगे चाल की भैया। तो निर्वात में चाल लिख लो, अब समझ में आएगा आपको बहुत कुछ। निर्वात में चाल, निर्वात के बाद लिख लेना हवा में चाल, ठीक है ना। जल में प्रकाश की चाल लिख लेना,
कांच में लिख लो, नायलॉन में लिख लेना, और सबसे कम होती है हीरा लिख लेना। हीरे में प्रकाश की चाल, ये चालें मैं थोड़ी थोड़ी बता दूंगा आपको। इसमें तो होती है 3×10⁸ मीटर पर सेकेंड। हवा में भी लगभग समान होती है, थोड़ी सी कम होती है, वैसे 299 ऐसे करके होती है, आपको याद नहीं रखना। 3 लिखो आप, 3 लाख, ठीक है। जल में कितनी होती है, तो 2.25 गुणा 10⁸ मीटर पर सेकेंड। कांच में होती है 2 गुणा 10⁸ मीटर पर सेकेंड। लाइलॉन में होती है 196 गुणा 10⁸ मीटर पर सेकेंड। और हीरे में होती है 1.21 गुणा 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ये चाल होती है। देखो माध्यम बदल रहा है, मैं ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। हीरे की याद रख लेना, निर्वात में लिख लेना, ठीक है ना। जल में कितनी कम होती है, ये क्वेश्चन पूछा गया, तो निर्वात से कितनी कम है जल के अंदर, तो आप कह दो 25% कम होती है। 25% क्या होती है, कम होती है, ठीक है। और कांच में भी ये पूछा गया था कितने % कम होती है, तो 33% कम होती है। वायु में पूछ ले तो 0.03% निर्वात से कम होती है, ठीक है ना। ऐसा याद कर सकते हो। हीरे में चाल याद करने के लिए देखो, हीरा हीरा डायमंड, किसको पसंद नहीं है, हीरा को ऐसे लिखो हीरा, ठीक है। ऐसे साफ करके देखो, बन रहा है ना, ठीक है। 121 क्लियर हो गया। तो यानी प्रकाश की चाल जो है निर्वात माध्यम बदलने पे बदलती है। तरंग दैर्घ्य बदल जाती है तब बदलती है। तरंग दैर्घ्य ज़्यादा, प्रकाश की चाल ज़्यादा, तरंग दैर्घ्य कम, प्रकाश की चाल कम। अपवर्तनांक पे निर्भर करती है, अपवर्तनांक कम चाल ज़्यादा, अपवर्तनांक कम चाल ज़्यादा, अपवर्तनांक कम चाल ज़्यादा, और अपवर्तनांक ज़्यादा चाल कम, अपवर्तनांक ज़्यादा चाल कम, ठीक है ना। समझ में आ रही है बात। आप ऐसे समझ में नहीं आएगी, फिजिक्स है। एक बार आप नोट्स वगैरह पढ़ना, या आप क्या पढ़ोगे, अपनी कोई जैसे ल्यूसेंट की बुक हो गई, जैसे कोई भी बुक है जो आप पढ़ते हो आपको अच्छी लगती है, वो पढ़ के फिर लेक्चर देखना, फिर आपको बहुत कुछ समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। मैं कहता हूँ 101% समझ में आ जाएगा, 100 ही नहीं 101। आपको कुछ फालतू चीज़ें मैं पढ़ाऊँगा, उससे भी फालतू चीज़ें समझ में आ जाएगी, अगर आप क्या करते हो, पहले नोट्स पढ़ते हो उसका, फिर लेक्चर देखते हो। ट्राई करना, ठीक है ना। ये हो गई। तो सबसे ज़्यादा चाल ये है और सबसे कम चाल है ये है। तो आपसे पूछ ले चाल सबसे ज़्यादा, ठीक है। सबसे ज़्यादा चाल कहाँ होती है, तो 3 गुणा, सबसे ज़्यादा चाल होती है निर्वात में 3 गुणा 10⁸। और सबसे कम चाल कहाँ होती है, तो सबसे कम चाल होती है हीरा में। सबसे कम चाल कहाँ होती है, हीरा में। तो ये याद रख लेना, ठीक है। ये लिख लेना। प्रकाश क्या निर्वात में चल सकता है, हाँ जी। निर्वात वो होता है जहाँ पर कुछ पाया नहीं जाता, ठीक है। निर्वात वो होता है जहाँ पर कुछ नहीं पाया जाता, जो पदार्थ भी नहीं पाया जाता, कोई पदार्थ की अवस्था नहीं पाई जाती, न गैस, ठोस या तरल भाग, कोई भी ऐसा चीज़ नहीं पाई जाती जो पदार्थ की अवस्था हो, ठीक है ना। तो उसे हम क्या कहते हैं, तो उसे हम कहते हैं निर्वात, वैक्यूम, ठीक है। तो वहाँ सबसे ज़्यादा होती है, और प्रकाश वहाँ चल सकता है। न चलता तो सूर्य से पृथ्वी तक कैसे आ पाता है, सूर्य से पृथ्वी की बात आ गई तो यहाँ से भी 2 क्वेश्चन बन जाते हैं ना। सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक कितनी देर में पहुँचता है, सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक कितनी देर में पहुँचता है, तो याद करना है 500 सेकंड याद कर लेना, या 16.6 मिनट याद कर लेना, या 16 मिनट 20 सेकंड याद कर लेना, या बस इतना याद कर लेना। 18 मिनट यार,
18.6। ठीक है, 18 मिनट 20 सेकंड में पहुंचता है। कितने मिनट में? 18 मिनट 20 सेकंड में पहुंचता है। ठीक है, या 18 मिनट 18 मिनट कह रहा हूँ, कहाँ गया रे दिमाग? 8 मिनट 20 सेकंड, 8 मिनट 20 सेकंड में पहुंचता है। 8 मिनट कहीं पे 16 सेकंड भी दिया मिलता है, तो वो भी याद कर लेना भैया, 16 सेकंड। ठीक है, तो ये भी पूछा जा सकता है। 8 6 48, 2 8 5 40, इतना ही है ना, 8 मिनट 20 सेकंड। तो ये चंद्रमा का प्रकाश, चंद्रमा का प्रकाश पृथ्वी तक, ये चंद्रमा का प्रकाश कितने देर में पहुंचता है रे? 1.3 सेकंड या 1.28 सेकंड। ठीक है ना, यानी 2 सेकंड भी नहीं लगते, 1.5 सेकंड भी नहीं लगते, उतने में पहुंच जाता है ना। चंद्रमा का परावर्तित प्रकाश होता है, सूर्य से प्रकाश आता है चंद्रमा के पास। देखा तुम कुछ ना करा देखे जरूर। ठीक है, तो ये हो गया भी। पृथ्वी तक सूर्य की किरणें हैं वो कितनी देर में पहुंचती है? तो 8 मिनट 16 सेकंड में पहुंचती है, या 8 मिनट 20 सेकंड भी दिया मिलता है, कई बार 500 सेकंड दे देता है वो, है ना। तो वो, और चंद्रमा सूर्य से प्रकाश, सूर्य की किरणें आती है, चंद्रमा से टकरा के पृथ्वी तक कितनी देर में पहुंचती है? नहीं, चंद्रमा का अपना प्रकाश नहीं है, वो सूर्य का प्रकाश है जो चंद्रमा से टकरा के पृथ्वी तक पहुँचता है, और जिसके कारण आपको चंद्रमा दिखाई देता है, या हमें रात को प्रकाश की अनुभूति होती है जो, तो वो क्या है? वो चंद्रमा का नहीं है, सूर्य का प्रकाश है, परावर्तित प्रकाश है, जो 1.3 सेकंड में पृथ्वी तक पहुंचता है। चंद्रमा से टकराने के बाद का समय जो लगता है उसे हम क्या कहते हैं? चंद्रमा और पृथ्वी के बीच में लगा हुआ समय प्रकाश के पहुंचने में। तो 1.3 सेकंड या 1.28 सेकंड। ठीक, ये हो गया। प्रकाश दोहरी प्रकृति का होता है, ड्यूल नेचर प्रकृति का होता है। ठीक है, ये भी पता लगाया गया भी, हमें देखा गया भी कुछ चीज़ें ऐसी है, कुछ चीज़ें ऐसी है जो प्रकाश की मतलब तरंग प्रकृति को दर्शाती है, कुछ कण प्रकृति को दर्शाती है। तो कुछ चीज़ें मतलब खोजी बाद में गई, या अलग अलग तरीके से इनका एक्सपेरिमेंट हुआ, या कुछ व्यवहार ऐसे थे जो तरंग प्रकृति से आते थे, कुछ कण प्रकृति के। तो अलग अलग वैज्ञानिकों ने क्या किया, अलग अलग तरीके से इसका अध्ययन किया और इसके व्यवहार जो थे उनके बारे में पता लगाया। तो लास्ट में जाके ये पता चला भी आज तक भी प्रकाश क्या माना जाता है? दोहरी प्रकृति का माना जाता है। कौन सा प्रकृति? दोगला माना जाता है भैया, दोगला, ड्यूल नेचर। ठीक है, तो एक तो इसकी कौन सी प्रकृति मानी गई है? तरंग प्रकृति का। कौन सी प्रकृति का माना गया? एक तो तरंग प्रकृति का, और एक है पार्टिकल नेचर यानी कण प्रकृति का प्रकाश को माना गया, यानी दोहरी प्रकृति है प्रकाश की। ये कण प्रकृति को भी दर्शाता है और तरंग प्रकृति को भी दर्शाता है। ये हमें किससे पता चलता है? तो तरंग प्रकृति के बारे में तो बताया था, आपके वैज्ञानिक थे हाइगेंस, ठीक है ना। और कण प्रकृति पार्टिकल नेचर के बारे में न्यूटन साहब ने बताया। किसने बताया? न्यूटन वैज्ञानिक थे, उन्होंने बताया। तो पूछ लिया जाए तरंग प्रकृति के बारे में किसने बताया? तो आप कहते हैं हाइगेंस ने बताया। कण प्रकृति के बारे में न्यूटन ने बताया। ठीक है, तो न्यूटन ने। अब तरंग प्रकृति से हमें कौन कौन से ऐसे व्यवहार हैं प्रकाश के जिससे हमें पता चलता है कि वो तरंग प्रकृति के, उन तरंग प्रकृति से कौन कौन से व्यवहारों का पता चलता है? ठीक है, तो आपने सुना होगा परावर्तन, रिफ्लेक्शन, आपने सुना होगा अपवर्तन, रिफ्रैक्शन। अपवर्तन से
ये भी तरंग प्रकृति पर आधारित है। उसके बाद परावर्तन, अपवर्तन, विवर्तन, विवर्तन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन, ठीक है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। उसके बाद है व्यतिकरण, उसके बाद पोलराइजेशन, ध्रुवीकरण, ठीक है। ये सारे के सारे विवर्तन, प्रकीर्णन, परकिरणन, ठीक है ना, जो है प्रकीर्णन, ये सारे के सारे परावर्तन, अपवर्तन, विवर्तन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन, व्यतिकरण, ध्रुवीकरण, प्रकीर्णन, ठीक है ना, ये सारे के सारे जो हैं वो किस दर्शाते हैं, किस प्रकृति को, तरंग प्रकृति को। यानी तरंग प्रकृति से इनके बारे में हमें पता चल सकता है। यानी कुछ ऐसे व्यवहार हैं जिनका पता हमें किस तरंग प्रकृति के द्वारा लगाया जा सकता है, जो तरंग प्रकृति को दर्शाते हैं। इसके बारे में हाइगेंस ने बताया था, और इसको याद करने के लिए कुछ भी नहीं है। देखो तरंग में नया आ रहा है क्या, हाइगेंस में नया आ रहा है क्या, तो जिसके पीछे नया आता है, जिसके पीछे नया आता है, जिसके पीछे नया आता है वो तरंग प्रकृति को दर्शाता है। जिसके पीछे नया आता है वो कैसी प्रकृति को दर्शाता है, तरंग प्रकृति को दर्शाता है। यानी तरंग रंग नंग नंग हाइगेंस, ठीक है, ये प्रकृति है भैया। कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए न। और जिसके पीछे प्रभाव आ जाए, फोटो इलेक्ट्रिक प्रकाश, विद्युत प्रभाव, विद्युत प्रभाव, जिसके पीछे प्रभाव आता है वो कण प्रकृति की ओर जाता है, ठीक है। टिंडल इफेक्ट, टिंडल प्रभाव, और आपका रमन इफेक्ट, रमन प्रभाव। तो ये सारे के सारे जिनके पीछे प्रभाव आएगा, प्रभाव आएगा, प्रभाव आएगा, प्रभाव प्रभाव, वो कण प्रकृति को दर्शाते हैं। बात क्लियर हुई। यानी तरंग प्रकृति का है हाइगेंस, कण प्रकृति का न्यूटन। और तरंग प्रकृति जो है वो कौन सी तरंग है, तो विद्युत चुंबकीय तरंग है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक तरंग है। ये किसने बताया, मैक्सवेल ने, मैक्सवेल ने, किसने बताया, मैक्सवेल जी ने बताया भी ये तरंग प्रकृति तो है, हाइगेंस ने बताया तरंग है, लेकिन उन्होंने कहा भाई विद्युत चुंबकीय तरंग है। तरंग भी कौन सी है, विद्युत चुंबकीय तरंग है। किसने बताया, मैक्सवेल ने बताया, ठीक है ना, किसने बताया, मैक्सवेल ने बताया। और सबसे ज़्यादा हमारे जो प्रकाश आता है वो क्या है, प्रकाश सबसे बड़ा जो स्रोत है पृथ्वी का प्रकाश का वो है सूर्य। क्या है, सूर्य। सूर्य के अंदर नाभिकीय संलयन होता है, नाभिकीय संलयन होता है तो वहाँ पर क्या न्यूक्लियर फ्यूजन होता है। उसके कारण क्या होता है, हमें दो जो हाइड्रोजन के नाभिक जुड़ के हीलियम का नाभिक बनाते हैं, यानी हाइड्रोजन से हीलियम बनाते हैं तो कुछ एक न्यूट्रॉन निकल जाता है। ये चेन आगे चलती रहती है, उससे हमें क्या ऊर्जा मिलती है। जैसे भी कोई चीज़ जुड़ती है टूटती है तो ऊर्जा मिलती है, अवशोषित होती है ना, तो ठीक है, मिलती है तो ऊर्जा मिलती है। हमें क्या मिलती है, ऊर्जा। वो ऊर्जा प्रकाश के रूप में पृथ्वी तक आती है और वहाँ पे आग लगाती है। पता है आपको, हीट बहुत ज़्यादा है सूर्य पे। क्लियर हो रही है बात, है ना, ठीक है। और सूर्य के अंदर क्या है, सबसे ज़्यादा हाइड्रोजन है, उसके बाद हीलियम है। हाइड्रोजन उसमें 73.76 है, 24.38 है, हीलियम है, ठीक है। उसके बाद आपके ऑक्सीजन, कार्बन, अलग अलग प्रकार के पदार्थ हैं। तो सबसे ज़्यादा हाइड्रोजन है, उसके बाद हीलियम है, ठीक है। क्योंकि हाइड्रोजन धीरे धीरे घटती जाएगी, हीलियम के नाभिक बनते जाएंगे, और जिस दिन हाइड्रोजन खत्म होगी उस दिन नाभिक संलयन खत्म और सूर्य खत्म, है ना। सूर्य खत्म तो प्रकाश खत्म, पृथ्वी पे अंधेरा ही अंधेरा हो जाएगा। ये बातें हमने पढ़नी थी, जो हमने पढ़ी। हो जाएगा, हो जाएगा क्या, कोई दिक्कत तो नहीं है, हो जाना चाहिए। आज हमने बेसिक किया है, अभी तक तो परावर्तन करेंगे, अपवर्तन करेंगे, विवर्तन करेंगे, समतल दर्पण करेंगे, उत्तल दर्पण करेंगे, उत्तल दर्पण करेंगे, अपवर्तन में फिर उत्तल लेंस करेंगे, उत्तल लेंस करेंगे,
विवर्तन में अलग चीज़ करेंगे, इसमें ऑप्टिकल फाइबर वगैरह, चमकना, मृग मृच्छिका वगैरह वगैरह, व्यतिकरण, ध्रुवीकरण, प्रकीर्णन, सब चीज़ें पढ़ेंगे हम, एक एक चीज़ पढ़ेंगे, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ये बेसिक था और आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट था, क्योंकि आपको बेसिक आना चाहिए और ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। प्रकाश वाला चैप्टर कर लेते हो, उसमें आप लेंस दर्पण के सिवा कुछ भी नहीं करते हो, तो आपको दिक्कत हो जाती है। भी चैप्टर से क्वेश्चन आए और उस चैप्टर पे आपने टाइम भी लगाया और फिर भी क्वेश्चन गलत हो गए तो आप मूर्ख हो। यानी वो क्वेश्चन भी आते हैं जो हमने करवाए हैं, जो आज करवाए हैं, वो क्वेश्चन भी करने ज़रूरी होते हैं, इसलिए मैंने करवाए हैं, ठीक है ना। उसके बाद हम अगले में परावर्तन स्टार्ट करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, बोलो भारत माता की जय। भगवान आपका भला करे, आपको जल्दी से नौकरी दे, और नौकरी मिलने के बाद कुछ और तो मिल ही जाएगा। धन्यवाद।